झारखंड तेरे कितने नाम। जी हाँ, झारखंड तेरे कितने नाम का इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे झारखंड के जो विभिन्न नाम हैं, उन नामों का जो स्रोत है, सोर्स है, उस पर भी थोड़ी चर्चा होगी। एक इंटरेस्टिंग वे होगा झारखंड के नामों को जानने का। साथ में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट बातें आएंगी उनको भी जानेंगे, निश्चित रूप से जानेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग किसकी। तो बात हम लोग कर लेते हैं कि झारखंड के विभिन्न नामों में। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा आपको कि महाभारत में दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश, पशुभूमि करखंड, फिर एतराय ब्राह्मण में पुंड्र, विष्णु पुराण में मुंड, वायु पुराण में मुरंड, अशोक के 13वां शिलालेख में अटाव या अटावी, अर्थशास्त्र में कुकुट क्षेत्र, जबकि फाहियान ने इसे कुकुटलाड और हुएनसांग ने कर्णस्वर्ण कहा। जबकि पहली बार झारखंड तारीख फिरोजशाही में, फिर अकबरनामा झारखंड और तुझके जहांगीरी में खोखरा। जबकि गठन के समय झारखंड और वनांचल को लेकर भी कुछ बातें चल रही थी और अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड नाम से जाना जाने लगा। चलिए अब डिटेल्स में देखते हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट इसीलिए क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ देखिए इसको, तो बहुत ही सस्ता से समझ में आएगी। और फिर जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि याद करने से छुटकारा, इस बात की तो गारंटी है। जी हाँ, तो सबसे पहले क्या है कि देखिए यहाँ है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश, पशुभूमि या करखंड। अच्छा, आप जानते हैं ये जो महाभारत है, तो महाभारत के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि महाकाव्य कितने हैं। चलिए देखिए अभी आसानी से, महाकाव्य, तो महाकाव्य आप जानते हैं दो, कौन सा, तो रामायण और महाभारत। ठीक है, कि मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि इससे रिलेटेड है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा तो समझ में आएगा। तो क्या रामायण और महाभारत, तो आप जानते हैं कि रामायण की रचना, जो महाकाव्य की रचना वाल्मीकि ने रची रामायण और वेद व्यास ने महाभारत। लेकिन चलिए इसके साथ यह जान लीजिए कि जो रामायण है ना, तो रामायण का जो इंग्लिश में अनुवाद हुआ हो, तो इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो रामायण का इंग्लिश में अनुवाद जो किया था वो रॉल्फ ग्रिफिथ। सैकड़ों बार विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बात इंटरेस्टिंग, लेकिन वही जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्या कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए महाभारत की बात करें तो महाभारत का जो इंग्लिश में अनुवाद हुआ था ना, वो KM गांगुली। ठीक है, KM गांगुली। अब देखिए महाभारत के अंदर ही है क्या, महाभारत के अंदर वर्ल्ड का फेमस बुक, इपिक बुक, और उसका नाम है भगवत गीता। और भगवत गीता जो है, भगवत गीता ये इपिक बुक है, भगवत गीता। और इसका जो अनुवाद हुआ किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन। चलिए देखिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा ना सारा को इसमें हम लोग कवर करेंगे। चार्ल्स विल्किंसन। तो देखिए क्या हो गया कि ये हम बात कर रहे हैं महाभारत में जो दिग्विजय पर्व में इसको झारखंड को क्या कहा गया? पुंडरीक कहा गया। तो ये महाभारत में कितना पर्व है जानते हैं? महाभारत में कुल 18 पर्व है। 18 पर्व में से कोई एक पर्व दिग्विजय पर्व, और दिग्विजय पर्व में ही झारखंड का 3 नाम यहाँ देखिए, पुंडरीक प्रदेश और फिर पशुभूमि या करखंड की बात आती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। अब चलिए बात हम लोग कर लेते हैं किसकी। तो अब देखिए है यहाँ एतराय ब्राह्मण। अब एतराय ब्राह्मण की जब बात आती है तो ये ब्राह्मण किस में आएगा? तो ये हो गया वेद से जुड़ा हुआ। अब चलिए वेद है तो चलिए तेज़ी से देख लेते हैं। अच्छा, वेद से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉक्स आपको दिखाते हैं। उस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट होगा वेद, उपवेद, उसका ब्राह्मण, फिर उपनिषद, वेदांग, सूत्र, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एकदम छोटा सा बॉक्स बनाते हैं यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए वेद। ठीक है, तो वेद में चलिए यहाँ सीरियल नंबर कर दें। सीरियल नंबर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 1 नंबर जानते हैं क्या? ऋग्वेद। ठीक है, चलिए 2 नंबर लिख लेते हैं ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद। ठीक है, इसके बाद सामवेद और अथर्ववेद जानते ही हैं, सामवेद और 4 नंबर अथर्ववेद। देखिए अभी कैसे कंप्लीट होगा ये अथर्ववेद। ठीक है, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं?
तो हम लोग देखेंगे ऐतराय ब्राह्मण में जो पुंड्र कहा गया उसको, लेकिन चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग यहाँ कर लेंगे तो क्या होगा ना कि सारा वेद के बाद हम लोग देख लेते हैं इसका उपवेद। आपको ये टेबल शायद कहीं ना मिले, जहाँ तक मुझे विश्वास है। उपवेद, इसके बाद ब्राह्मण, ठीक ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। तो इससे एक टेबल बन जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही सस्ता से ये आपको बहुत काम आने वाला चीज़ है। काम आने वाला इन द सेंस है कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा, और अगर आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिखते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ये बहुत ही काम आने वाला बात है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, ऋग्वेद की अगर बात करें, चलिए ऋग्वेद का ही देख लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद का नाम है आयुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या हो गया, तो आयुर्वेद हो गया। और इसका जो ब्राह्मण है उसका नाम है ऐतराय, ऐतराय क्या है, ब्राह्मण, ऐतराय ब्राह्मण। और फिर कौशितिकी, कौशितिकी, ये क्या हो गया, ब्राह्मण का नाम होगा। और इसमें कोई उपनिषद नहीं है, इसलिए उपनिषद नहीं है कि उपनिषद जो है आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। अच्छा, ये है क्या, जैसे वेद हो गया, तो जैसे यह है ऋग्वेद, तो वेद, वेद को, वेद का एक पार्ट है उपवेद, मतलब वेद को एक्सप्लेन किया गया किसमें, तो उपवेद में। इसमें जो बातें हैं वो उपवेद में आया। अब ब्राह्मण कौन हो गया, समझिए, ब्राह्मण वो हो गए जो गुरुजी, मतलब जो चीज़ों को समझ रहे हैं। तो जो वेद या उपवेद को समझने वाले कौन हो गए, ब्राह्मण। अब कोई ब्राह्मण मतलब गुरुजी, यहाँ ब्राह्मण का मतलब वर्तमान व्यवस्था में मत आइए, गुरुजी। तो ये गुरु हो गए ज्ञानी। ये ज्ञानी जो व्यक्ति हैं वो क्या कहे हुए, ऋग्वेद या आयुर्वेद जो इसके वेद या उपवेद है उसको समझे, और समझने के बाद उन्होंने क्या लिखा, ऐतराय या कौशितिकी। ये क्या हो गया, एक ब्राह्मण हुआ, मतलब गुरुजी ने जो समझा उसे अपने तरीके से यहाँ वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्राह्मण लिखा गया। अब जो उपनिषद जो है, उपनिषद उत्तर वैदिक काल में, उपनिषद का मतलब क्या होता है, उप मतलब समीप आना, मतलब गुरुजी अपने नज़दीक बैठाकर जब सबको बताएंगे, समझाएंगे। उस समय रिटर्न नहीं हो रहा है, रिटर्न क्लास नहीं होता था, तो समझते थे, तो समझो समझाया जाएगा ना, तो अपने आसपास जो बैठाकर समझा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उपनिषद। देखिए, आप जब ये टर्म यूज कर रहे हैं तो आपको ये भी मिलता है अरण्यक। अरण्यक क्यों, इसीलिए अरण्यक कि अब वो तो पढ़ाई जो होती थी ज़्यादातर जंगली क्षेत्र, जंगल झाड़ ज़्यादा हुआ करते थे, तो वहाँ बड़े बड़े वृक्ष होते थे, वृक्ष के नीचे बैठ कर ही पढ़ाई होती थी। अगर आपको ऐसा फील लेना है वृक्ष के नीचे पढ़ने का, तो आपका स्वागत है कहाँ, बोलपुर शांति निकेतन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ इसी तरह की पढ़ाई होती है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में जो है इसका उपवेद धनुर्वेद। बात किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, चलिए यहाँ से खींच लेते हैं। पहले एक बात हम लोग कर रहे हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो उपवेद है वह है धनुर्वेद, और इसके जो ब्राह्मण है वह है शतपथ। इसके जो ब्राह्मण है उसका नाम है शतपथ और तैत्तिरीय, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि जो उपनिषद है, उपनिषद क्या है कि उपनिषद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था, तो इसमें आपको दो इम्पोर्टेंट उपनिषद मिलेगा, कठोपनिषद और ईशोपनिषद। कठोपनिषद और ईशोपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद और ईशोपनिषद। बात किसकी कर रहे हैं, तो बात हम लोगों ने की यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में उपवेद हो गया धनुर्वेद, और इसमें ब्राह्मण शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, जबकि इसके उपनिषद हो गए कठोपनिषद और ईशोपनिषद। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, तो हम लोग पहुँच गए सामवेद में। और सामवेद में गंधर्व इसके उपवेद, ठीक है, और 25 ब्राह्मण। गंधर्व उपवेद और 25 हो गए इसके ब्राह्मण, और छंदोगय उपनिषद और जैमिनीय, ये दोनों क्या हो गए इसके, ये दोनों हो गए उपनिषद। चलिए बंद करते हैं इसको, इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ा सा और आगे आएगा इंटरेस्ट आपको ये, लेकिन ये डेटा
और डिटेल्स दोनों है इसमें। चलिए, शिल्प वेद, ठीक है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प, और जो इसका ये है ब्राह्मण है गोपथ, और मुंडकोपनिषद बहुत बार पूछा जा चुका है। मुंडकोपनिषद, अब देखिए मुंडकोपनिषद जो है उसका संबंध किससे है? अथर्ववेद से। मुंडकोपनिषद क्या है? तो उपनिषद। अच्छा, उपनिषद की संख्या कितनी थी पता है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो 108। अच्छा चलिए, ये क्या हो गया कि ये एक इम्पॉर्टेंट ये है। अच्छा, जब उपनिषद की बात आ गई तो अब इससे आगे भी तो इसका सिस्टम चल रहा था। जी हाँ, सिस्टम इसका आगे भी चल रहा था, और इस आगे सिस्टम में क्या हो गया? उपनिषद। उपनिषद को जानते हैं वेदांत भी कहा जाता है, वेद का अंत वेदांत भी कहा जाता है। फिर आप जानते हैं क्या होता है? वेदांग। वेदांग है ना, वेदांग कितना? 6 है ना, जान रहे हैं? 6, जैसे शिक्षा हो गया, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, ये सब क्या हो गया? वेदांग हो गया। अब वेदांग के बाद फिर क्या होगा? वेदांग के बाद सूत्र, ठीक है, वेदांग के बाद सूत्र, और सूत्र में कल्प सूत्र, और कल्प सूत्र जो है यहीं पे बात आएगी किसकी? स्मृति की। स्मृति, ठीक है। देखिए एक सीक्वेंस है, इसलिए इसको बता दिए। स्मृति, अब जैसे क्या स्मृति में क्या? मनुस्मृति, नारद स्मृति, ऐसा बहुत सारी स्मृतियां हैं। तो वो क्या है? तो देखिए एक्चुअली क्या है कि जो वेद है, वेद का उपवेद, अब उपवेद को गुरुजी ने समझे, गुरुजी समझ गए। गुरुजी समझने के बाद क्या लिखे? ब्राह्मण। अब जो गुरुजी है वो क्या किए? उपनिषद मैंने पास बैठा के उन्होंने पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद जो शिष्य, विद्यार्थी, शिष्य, उन्होंने जो समझा उन्होंने क्या लिखा? उपनिषद। अब उपनिषद क्या हो गया? उपनिषद हो गया वेद। जो वेद वाला व्यवस्था है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद सिस्टम का अंतिम पहुंच गए कहाँ? उपनिषद। इसको वेदांत भी कहा जाता है। इसके बाद आ गया वेदांग। वेदांग है 6। अब वेदांग से आगे सूत्र, ठीक है। अब सूत्र में है कल्प सूत्र, और कल्प सूत्र में क्या है? स्मृति। और जो स्मृति है ये पूरी तरह से क्या हो गया? स्मृति पर आधारित। इसलिए तो स्मृति कहा जाता है कि स्मृति जो है वो स्मृति पर आधारित है। और ये जो सूत्र है, सूत्र क्या है? ये पूरी व्यवस्था का जो नियम, क्या रूल होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, कैसे कोई सिस्टम, जैसे कुछ ये सिस्टम कुछ बताया जा रहा है इस सिस्टम के तहत, तो उस सिस्टम में क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कौन सा रूल फॉलो, मतलब डूज और डोंट समझिए एक तरह से ये सूत्र है। और उसी के अंदर स्मृति, और स्मृति को लेकर जब भी आप विवाद की बात करेंगे ना तो स्मृति को लेकर ही विवाद आता है। जैसे मनुस्मृति को लेकर काफ़ी विवाद है। आप बराबर देखते होंगे कि मनुस्मृति को लेकर बहुत विशेषज्ञ तरह की बातें रखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं। तो जो स्मृतियां हैं ना, अधिकांश स्मृति में यही बात है, क्योंकि ये मेमोरी पर स्मृति क्या हो गया कि हम जो जानकारी, किसी को अगर कोई जानकारी है, उस जानकारी को कलमबद्ध करना, ठीक है, उस जानकारी को कलमबद्ध करना। तो आप जो जानकारी को कलमबद्ध कर रहे हैं तो उसमें त्रुटियां हो सकती है, या फिर आप अपना भी कोई प्रभाव डालना चाहते हैं, तो स्मृति में इसी कारण इस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें देखिए समझ में आ रहा है कि जो वेद है तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, और फिर इसका ब्राह्मण, ऐतराय और कौशिकी। और हम बात ऐतराय की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ ऐतराय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया? पुंड्र। ऐतराय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया? तो पुंड्र कहा गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए जान लेना चाहिए। जानने में क्या दिक्कत है? अब बहुत ही तेज़ी से चलिए फिर देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा वो जानना जरूरी है। अब जैसे विष्णु पुराण, ये जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण का संबंध जानते हैं किस वंश से? तो विष्णु पुराण का जो संबंध है वो है मौर्य वंश से। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, ठीक है। मौर्य वंश से किसका हो गया? विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से। और विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया? तो मुंड कहा गया। आज जब मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उसको सबसे ज़्यादा सहयोग, या फिर
मौर्य वंश स्थापित करने में जिन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई उसका नाम आप जानते हैं, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, चाणक्य, समझ गए होंगे, चाणक्य। और चाणक्य ने लिखा एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। जी हाँ, पॉलिटिक्स पर लिखा गया विश्व का सबसे फेमस बुक अर्थशास्त्र। चाणक्य है रचयिता। और चाणक्य ने झारखंड को क्या कहा? कुक्कुट क्षेत्र। झारखंड को क्या कहा? कुक्कुट क्षेत्र। ठीक है। अब जब मौर्य वंश की बात कर रहे हैं तो मौर्य वंश में अशोक भी तो आए, महान अशोक, द ग्रेट अशोक। तो अशोक की बात जब आई तो अशोक के 13वां शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। तो पड़ोसी राज्यों का जो वर्णन है ना, इसी में पड़ोसी राज्य के रूप में छोटा नागपुर के जंगली क्षेत्र हैं, मतलब जंगल झाड़ बहुल क्षेत्र जो झारखंड का वर्तमान क्षेत्र, उसको इस 13वें शिलालेख में क्या पड़ोसी राज्य के रूप में अटाव या अटावी कहा गया। और इसी अटाव या अटावी में द ग्रेट अशोका ने क्या किया था कि इस क्षेत्र में धम्म की प्रचार के लिए, आप जानते हैं अशोक की धम्म नीति, जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ धर्म, तो धम्म नीति, तो धम्म के प्रचार के लिए अटावी या अटावी क्षेत्र में वो किनको भेजा? रक्षित को भेजा था, धर्म प्रचारक रक्षित को भेजा था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ भी जान गए हम लोग। तो पहुँच गए कहाँ? तो हम लोगों ने मौर्य वंश में विष्णु पुराण में कहा गया मुंड, फिर अर्थशास्त्र में कुक्कुट क्षेत्र, और अशोक के 13वें शिलालेख में अटाव या अटावी, फिर बच गया क्या? वायु पुराण। तो वायु पुराण जो है, वायु पुराण में जानते हैं किसका वर्णन है? वायु पुराण में वर्णन है गुप्त वंश का। वायु पुराण में वर्णन है गुप्त वंश का। ठीक है। अब वायु पुराण में क्या कहा गया? तो वायु पुराण में कहा गया मुरंड। वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया? तो मुरंड कहा गया। बात किसकी? तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित, और झारखंड को कहा गया मुरंड। देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ एक भी बात आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, मतलब वह निश्चित रूप से अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसीलिए आप किसी भी प्रैक्टिस बुक को उठाकर देख लें, आपको इससे रिलेटेड बात जरूर नज़र आएगी। कोई भी बात मेरा ऐसा नहीं है, कोई बात मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो कि थीसिस है या लेक्चर है। ये लेक्चर नहीं है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेंथ करने का तरीका, आपके इन्फॉर्मेशन को मैं स्ट्रेंथ कर रहा हूँ। आप इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं और आप इजीली आप अटेम्प्ट लेंगे और आंसर जो है 100% एक्यूरेसी के साथ सही होगा। तो वायु पुराण की बात कर रहे थे, तो ये हो गया गुप्त वंश का। ठीक है। तो विष्णु पुराण और वायु पुराण। ठीक है। एक और पुराण की बात हमेशा आती है, ठीक ना, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। चलिए यहाँ देख लीजिए, मत्स्य पुराण। याद आ गया ना? मत्स्य पुराण जो है ना, ये जितना पुराण लिखा हुआ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। और मत्स्य पुराण का जो संबंध है वो जानते किससे है? शुंग वंश, जानते हैं, ब्राह्मण वंश, शुंग वंश से। ठीक है। मत्स्य पुराण ये भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसमें ऐड कर दिया। झारखंड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मत्स्य पुराण जो है ये विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण का जो संबंध है, मतलब मत्स्य पुराण में जब आपको जानकारी मिलेगी वो किसकी मिलेगी? तो वह जानकारी आपको मिलेंगी शुंग वंश की। ठीक है। इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए? तो हम लोग पहुँच गए फाहियान। ये फाहियान ने झारखंड को क्या कहा? फाहियान ने झारखंड को क्या कहा? तो फाहियान ने झारखंड को कहा कुकुटलाड। देखिए इसका सोर्स क्या है, आप देखेंगे मौर्य वंश के समय जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ था, निश्चित रूप से वो ऐसा पुस्तक, एपिक ग्रंथ जिसको भारत आने वाले जो भी होंगे उस समय के जरूर अध्ययन कर रहे होंगे या फिर किसी से अध्ययन करते हुए सुने होंगे। तो उनको क्या पता चला कि एक ऐसा जंगल झाड़ वाला क्षेत्र है जिसका नाम कुकुट क्षेत्र है, इसीलिए संभवतः फाहियान ने इसका कुकुटलाड ही नाम रख दिया। अच्छा, फाहियान जो भारत आए थे, तो भारत वो कब तक? तो 399 से 414 ईस्वी के बीच। इम्पॉर्टेंट है ये सब। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच। कौन? फाहियान। और फाहियान जो आए थे, तो फाहियान किसके समय आए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ फिर विष्णु पुराण की बात जब करें तो मौर्य वंश, या फिर जब अर्थशास्त्र की बात की तो चंद्रगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। और नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रगुप्त प्रथम रिलेटेड टू फाहियान। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी। तो क्या हो गए? कौन हो गए ये? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। बात किसकी? तो बात हम लोगों ने की फाहियान की। तो फाहियान जब इंडिया में
399 से लेकर 414 ईस्वी, 399 से लेकर 414 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त प्रथम के कालखंड में आए थे गुप्त वंश के, और उस समय उन्होंने झारखंड को क्या कहा था? कुकुटलाड कहा था। क्या कहा था? कुकुटलाड। फिर बात आ जाती है ह्वेनसांग। चलिए, ह्वेनसांग ने अच्छा नाम दिया ना, कर्णसुवन। चलिए, ह्वेनसांग ने क्या कहा झारखंड को? ह्वेनसांग ने कहा कर्णसुवन। इसका जो कालखंड है वो 629 ईस्वी से 643 ईस्वी। और आप समझ गए हैं इस समय भारत में एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, ठीक है, और उनका नाम क्या था? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग ने झारखंड को क्या कहा? कर्णसुवन। ह्वेनसांग का जो कालखंड था वो 629 से लेकर 643 ईस्वी के बीच में हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन जो सम्राट थे, हर्षवर्धन के समय का, ठीक है। और अब हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं? देखिए, अब हम लोग पहुँच गए झारखंड नाम जो पहली बार किसने कहा? तारीख़े फ़िरोज़ शाही एक बुक है, और तारीख़े फ़िरोज़ शाही में कहा गया क्या? तारीख़े फ़िरोज़ शाही में कहा गया झारखंड नाम। ये तारीख़े फ़िरोज़ शाही जानते हैं किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक है ये। तारीख़े फ़िरोज़ शाही जो पुस्तक है वो किसका है? जियाउद्दीन बर्नी। तारीख़े फ़िरोज़ शाही में पहली बार झारखंड नाम दिया गया, और ये जो पुस्तक है इस पुस्तक का नाम है तारीख़े फ़िरोज़ शाही, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। बोले नहीं क्या? जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। और जियाउद्दीन बर्नी जो पुस्तक लिखा तारीख़े फ़िरोज़ शाही, इसमें आपको एक डिटेल्स जानकारी अलाउद्दीन खिलजी का मिलता है। जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सुधार था ना सारा, वो डिटेल्स तारीख़े फ़िरोज़ शाही मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट टैलेंटेड, मतलब न्यू अप्रोच के लिए, तो वो तारीख़े फ़िरोज़ शाही में आपको जानकारी मिलती है। फिर बात आती है अकबरनामा, द ग्रेट अकबर। अकबरनामा में क्या कहा गया? तो झारखंड ही कहा गया, आप जानते हैं। और अकबरनामा को किसने लिखा जानते हैं? अबुल फजल। तो अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा, द ग्रेट अकबर के समय का, और उसमें क्या कहा गया? उसमें इसको क्या कहा? झारखंडी कहा। मतलब कि जो सल्तनत काल में झारखंड नाम था वो अकबर तक भी झारखंडी है, ठीक है। तो अच्छा, अकबरनामा की जब बात कर रहे थे, अकबरनामा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ना, और इसका जो ये था अकबरनामा बुक का जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ है ना, हेनरी वेबरिज, इम्पॉर्टेंट है ना, हेनरी वेबरिज। अकबरनामा का जो है, जो इम्पोर्टेंट बुक है, इसका जो ट्रांसलेशन वो किसने किया था? हेनरी वेबरिज, हेनरी वेबरिज, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अकबर की बात कर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं ना, एक इंटरेस्टिंग है ना अकबर के साथ। अकबर के 9 रत्न थे ना, अकबर के 9 रत्न जानते हैं? और अकबर के 9 रत्न कौन थे? देख लेते हैं ना, अकबर के 9 रत्न कौन थे, तो बहुत ही तेज़ी से देख लेंगे। तो सबसे आप तो जानते हैं कि अकबर के 9 रत्न की बात आएगी तो राजा मान सिंह, चलिए ठीक है, 2 टोडरमल, ये भी राजा थे, टोडरमल। 3 बीरबल। 4 तानसेन। चलिए 5 वही अबुल फजल, अबुल फजल। 6 फैजी, अबुल फजल और फैजी भाई थे, ठीक है। 7 में आपका आ जाएगा खान अब्दुल खान, खान अब्दुल खान, ठीक है, 7। और 8 में चलिए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और 9वां जो है ना अकबर का चिकित्सक, 9वां जो चिकित्सक अकबर का चिकित्सक हकीम हुकाम, हकीम हुकाम शायद, हाँ हकीम हुकाम ही होगा, इसका दूसरा नाम कुछ भी हो लेकिन लोकप्रिय नाम यही था। तो चलिए हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा अकबर के 9 रत्न। जी हाँ, बहुत ही आसान है इसलिए मैंने देख भी लिया इसको और अब ध्यान में भी रखेंगे। तो अकबर के जो 9 रत्न है ना, तो अकबरनामा में झारखंड को झारखंड ही नाम रखा गया। और अकबर द ग्रेट अकबर है ना, द ग्रेट अकबर के 9 रत्न कौन थे? राजा मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, खान अब्दुल
खान अब्दुल खान, खान रहीम, हाँ ऐसा ही है, खान अब्दुल खान या हाँ यही होगा। अच्छा देख लेंगे उस समय। मुल्ला दो प्याजा और हकीम होका, बात किसकी? तो अकबरनामा की। अब बात आ गई तुझके जहांगीरी, ठीक है। ये तुझके जहांगीरी जो है ना, तुझके जहांगीरी जहांगीर का क्या है? ये आत्मकथा है। अब देखिए इसमें अचानक नाम बदल जाता है, क्या आ जाता है? खोखरा। अब जानते हैं जहांगीर के समय झारखंड में काफ़ी हस्तक्षेप बढ़ गया था मुग़लों का। तो मुग़लों का जो हस्तक्षेप बढ़ गया था जहांगीर के समय, जान रहे भीमकर्ण की स्टोरी याद होगी, वो हीरा पहचानने वाला, ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, उसमें कभी चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो तुझके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा, और उसमें खोखरा कहा गया, इसलिए खोखरा कहा गया कि उस समय जो नागवंश के अधीन जो क्षेत्र था उसको खोखरा कहा जाता। तो इसने क्या किया कि झारखंड के जगह में खोखरा कह दिया। चूँकि जहांगीर सीधे संपर्क में थे ना नागवंशियों से, तो संपर्क में होने के कारण क्या हुआ कि जो यहाँ प्रचलित नाम था वही रखा गया, खोखरा। तो देखिए तारीख़ फिरोज शाही में झारखंड, अकबरनामा में झारखंड, लेकिन तुझके जहांगीर उसकी बाद की पुस्तक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया? खोखरा कहा गया। और अब अंत में हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं? तो अंत में हम लोग पहुँच गए कि गठन के समय क्या हुआ था। देखिए गठन के समय दो थ्योरी काम कर रही थी, एक जो वर्तमान नाम है, दूसरा वनांचल। झारखंड और वनांचल का थोड़ा सा स्टोरी बहुत ही तेज़ी से सुन लीजिए। देखिए झारखंड और वनांचल के साथ क्या था कि गठन का प्रयास तो बहुत लंबा, जान रहे हैं कि झारखंड का जो मांग है ये एक लंबी लड़ाई है और अंततः इसमें सफलता मिली और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। सही बात है। तो झारखंड जब अस्तित्व में आया, तो झारखंड में अस्तित्व आने से पहले जो विधिवत रूप से विधि सम्मत प्रक्रिया जो आरंभ हुई थी ना, वह अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। प्रयास निश्चित रूप से हम सभी झारखंडियों का, झारखंड वासियों का था, लेकिन संसद में अटल बिहारी वाजपेयी का जो प्रयास है वो भी उल्लेखनीय है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो वनांचल आंदोलन भी चला रही थी, वो वनांचल मूवमेंट को समर्थन था। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया वनांचल मूवमेंट को ही आगे बढ़ाया गया और फिर वनांचल राज्य गठन का जो विधेयक है वह बिहार सरकार को भेजा गया। मतलब बिहार सरकार को भेजा गया, अगर बिहार विधानसभा पारित करेगी तो नया राज्य का गठन होगा, वनांचल राज्य का गठन होगा। लेकिन उस समय बिहार विधानसभा से यह पारित नहीं होती है, और जब ये पारित नहीं होती है तो फिर एक चर्चा आम होती है। वो चर्चा ये है कि वनांचल नाम के कारण भी शायद दिक्कत आई, इसीलिए दिक्कतें आई कि वनांचल से लोग अटैच्ड नहीं है, झारखंड के नाम से ज़्यादा अटैच्ड है। इसलिए जब फिर से राज्य पुनर्गठन के लिए लोकसभा से या संसद से पारित कराकर भेजा गया बिहार विधानसभा में, तो अब इसका नाम क्या हो गया था? झारखंड। और इस तरह जो पहला प्रयास वनांचल के नाम से किया गया था वो असफल रहा, जबकि झारखंड के नाम से जब प्रयास किया गया तो अंततः सफलता मिली और 15 नवंबर 2000 को झारखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।